अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, वेलकम, जी आया नू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट शिराज बट, आपको सिटी एट 10 में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई होगी। दिन की शुरुआत के साथ ही अगर आप अपना कोई एम बना लें, कोई गोल बना लें, कोई टारगेट बना लें, यानी आपको पता हो उठने के बाद कि आपने जो 12-13 घंटे काटने हैं, आपने इन 13 घंटों में 12 घंटों में करना क्या है, ये पूरा आपका शेड्यूल जो है वो तैयार होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने सुबह उठ के कौन कौन से काम करने हैं। ये ना हो कि सुबह आप उठें, आप सोचें यार देखते हैं आज क्या करना है, ऐसा ना हो। अगर आपका शेड्यूल जो है वो तैयार हो और आपको पता हो कि आज के दिन जो है वो आपने पूरे दिन को किस तरीके से गुजारना है, कहां कहां जाना है, कौन कौन से दोस्त को मिलना है, कहां कहां आपकी मसरूफियत है, उसको अगर आप राइट डाउन कर लें या फिर किसी ना किसी तरीके से रफली अपने मोबाइल फोन के अंदर ही उसको सेव कर लें कि आपने अपना शेड्यूल तैयार किया हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि योर लाइफ विल बी ऑन द ट्रैक। आपको एक डिसिप्लिन जो है अपनी लाइफ के अंदर तैयार करना आ जाएगा। और जब आपकी लाइफ जो है डिसिप्लिन होना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली उस लाइफ के अंदर बरकत भी शुरू हो जाती है। दिस इज द ओनली रीजन अल्लाह ताला ने हमें सुबह उठने का हुक्म दिया है। तहज्जुद है, फजर है, फजर के बाद जब आप कुरान की तिलावत करते हैं, एक शेड्यूल बन जाता है, बाकायदा तौर पर अपने रोजाना उसी शेड्यूल पर उठना है। ये कुदरत जो है आपको इंडिकेशंस दे रही होती है और आपने उन इंडिकेशंस के ऊपर अमल दरामद करना होता है प्रैग्मेटिकली। और प्रैग्मेटिकली अपनी लाइफ के अंदर जो लोग इस चीज को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, दे विल बी सक्सेसफुल। तो दिस इज द की आइडिया ऑफ द सक्सेस जो मैं आपको आज दे रहा हूं। इंशाल्लाह ताला आप इसको ट्राई करेंगे तो यू विल गेट द बेनिफिट ट्रेमेंडसली। इंशाल्लाह आज शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं वेदर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वेदर अपडेट्स में। जैसा कि आपको सारों को पता है कि इस वक्त जो है स्मोक ने पूरे पंजाब के अंदर, खास तौर पर लाहौर और फैसलाबाद में जो है डेरे जमा रखे हैं। और खास तौर पर स्मोक के हवाले से बात करें तो स्मोक से बचने के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो भी इख्तियार किए जा रहे हैं। खास तौर पर हमने देखा है गुज़िश्ता रोज भी ताजरों की जानिब से मास्क जो है तकसीम किए गए। सिंबली ये लोगों को रिमाइंड करवाया जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल जो है कितना जरूरी है। लोग जो है वो इस वक्त बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स तो बहुत दूर की बात है, लोग मोटरसाइकिल के ऊपर सवार होकर जो है वो बाकायदा तौर पर सिगरेट भी पी रहे होते हैं इन दिस एयर। और खास तौर पे एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो उसमें खौफनाक हद तक जो है वो रोजाना की बुनियादों पर यौमिया इजाफा होता चला जा रहा है, जो कि खतरनाक है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। यही वजह है कि हमने आज के इस प्रोग्राम में भी खास तौर पर स्मोक के हवाले से इन लेंथ डिस्कस करनी है। तो खासतौर पर मौसम के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और बारिश का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। जाहिर बात है रैप कर रखा है पूरे पंजाब को इस वक्त स्मोक ने, जिसकी वजह से सूरज भी आपको क्लियरली नजर आ रहा होता है, यानी आम आंख से देखा जा सकता है। वरना 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे आपको सूरज जो है वो सूरज से आंख मिलाई नहीं जा सकती है। लेकिन आज जो है मौसम इस तरह का है कि आप आसानी जो है सूरज को देख सकते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि इस वक्त सूरज की किरणें जो है वो जमीन पर नहीं पहुंच पा रही। यही वजह है कि इवेपोरेशन का जो अमल है वो नहीं हो पा रहा। अगर इवेपोरेट नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगी तो फिर बारिश नहीं होगी। बारिश का भी कोई इम्कान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल हमें खुद इसकी एहतियात करनी होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि हमने आज मौजू भी जो है उसका इंतखाब किया है, वो भी स्मोक के हवाले से है, हेल्थ के हवाले से है, किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स को अपनाना है, लोग किस तरह से गाफिल हैं इस चीज से, इसमें गवर्नमेंट का कितना रोल है, इसमें लोगों को कितनी एहतियात की जरूरत है। ये तमाम के तमाम पहलू जो हैं आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ आपको करवा देता हूं, उसके बाद हम मौजू की तरफ आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल डोगर, जो कि हमारे एंकर पर्सन है सिटी 41 के। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उनके साथ तशरीफ रखते हैं अज़ादार हुसैन, जो कि हेल्थ रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे सिटी 41 के। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दोनों ने इस वक्त जो है मास्क पहन रखे हैं। बिलाल, मुझे बताइएगा, मास्क आजकल इंडोर में भी लोग लगा रहे हैं, उसकी वजह बताएंगे? 1-2 दिन से शराज, मैं क्योंकि आपका स्टूडियो साफ है इसलिए मास्क सैनिटाइज किया हुआ। हाँ, लेकिन मैंने ये सिर्फ अलामती इसलिए मास्क लगाया था क्योंकि उसके ऊपर गुज़िश्ता रोज एक मैंने रिपोर्ट भी बनाई कि लोग शाहराहों के ऊपर सबसे पहले तो ग्राउंड्स देखें, बच्चों के भरे हुए हैं, बच्चों को बाइक के आगे बैठा के नाश्ता किया जा रहा है, शाम को डिनर्स किए जा रहे हैं, लवाजमात इंजॉय किए जा रहे हैं। बिलाशुबा आफत जो है ये बेसिकली इसे आप अल्लाह की आजमाइश कह लें या अजाब कह लें, दोनों में से कोई एक चीज़ तो डिटरमिनेंट है कि है। अब ये हुआ क्यों?
हमने इस माहौल के साथ जो दुश्मनी निभाई है, ये सब उसका खमियाजा है। हम कोई अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज नहीं करवा रहा, बाइक्स का तो ऑयल वैसे कितने सालों हो गए होते हैं। आप देखें कि ये वाइट धुआं होता है, शायद हमें लगता है पेट्रोल की गाड़ी जो है वो स्मोक नहीं छोड़ती। इवन जो हमारे भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, मेरे ख्याल में एक अच्छे शहरी होने के नाते हमें ये कर लेना चाहिए कि जो गाड़ी धुआं छोड़ती है उस पर लोडिंग नहीं करवाएंगे, जो चिंची धुआं छोड़ता है उसके ऊपर उसको यूज़ नहीं करेंगे, जो बड़ी बस धुआं छोड़ती हैं हम उसके अंदर ट्रांसपोर्ट पे सफ़र नहीं करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया महकमा माहौलियात के साथ, फैक्ट्री मालिकान लंडा जला रहे हैं और आप ये यकीन करें उसके अंदर पैम्पर्स थे, उसके अंदर गारमेंट्स थे, उसके अंदर रबड़ थे, उसके अंदर गन्ने की बाकियात थी, जो आप नाम लेंगे वो उसके अंदर मौजूद थी। इवन प्लास्टिक के टुकड़े अंदर जा रहे थे और सबसे पहले वो बंदा जो उसके अंदर फेंक रहा है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब आप देखेंगे, आप कॉमर्स को खुद भी देखते हैं शराज, कितने लोग हैं ये नेक, कितने हैं जो आगे बिल कोयले और लकड़ी का चार्ज कर रहे हैं और पीछे ये चला रहे हैं। क्या हम माहौल के साथ हमारे बच्चों ने यहाँ सांस लेना? जिसका जवाब है जी लेना है। तो फिर आप बेसिकली इन लोगों के साथ जब दुश्मनी निभाएंगे तो फिर कुदरत ने तो आपके बच्चों को भी वही फिजा में सांस दिलवानी है और आप डिस्टर्ब भी होंगे, आप सब कुछ इससे भुगतने नजर आ रहे हैं। ये बहुत सिनेरियो खतरनाक है। हाई सेकेंडरी तक स्कूल को छुट्टियां 17 नवंबर तक गवर्नमेंट दी, लेकिन उसके बरक्स देखें मास्क की पाबंदी के ही कोई नहीं कर रहा, बहुत मिनिमम लोग कर रहे हैं। अब जिनको खांसी हो रही है वो एहतियात बरत रहे हैं। यहाँ बहुत सारे देसी टोटके शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर हम एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर हम एहतियात करें, आप देखेंगे इस वक्त 80% मैंने प्रोग्राम किया, असदर भाई बेहतर कोट कर सकते हैं फिगर्स को सेहत के हवाले से, हेल्थ डिपार्टमेंट के 80% तक आपको इसमें इंक्रीज नजर आ रहा है। ये एक पेंडेमिक बना हुआ है। आप देखें मास्क का इस्तेमाल, मतलब कोविड एक गुजर के गया, वो शायद हमें सिखा के ये गया कि मुझे कहीं खांसी होती है, माहौल आलूदा होता है तो मैं मास्क का, सैनिटाइजर का, इनका इस्तेमाल करूं। आपने देखा कल प्रोग्राम करने में थोड़ी देर के लिए इचीनेस आंखों में इतनी ज्यादा हो रही है और वी आर स्टैंडिंग ऑन, हमें इससे अब सबक लेने की जरूरत है। फैसलाबादियों, हम अभी 300 के करीब पहुंचे हैं, लाहौर 1100 पे है। सो ये अंदाजा कर लें, इन विद इन फ्यू वीक्स और कपल ऑफ डेज वी विल बी देयर। अगर हमने यही रवायत रखनी है, हमने यही अपना हरकत सकनात रखनी है, तो फिर हम उस पर स्टैंड कर रहे हैं कि हम कुछ दिनों के बाद वहां पहुंच जाएंगे। कारोबारी अफराद अब चीख रहे हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, ये अगर 2 से 3 माह पहले हम इसका थोड़ा सा एहतियात बरत लेते, बेहतर अंदाज में अपनी हिकमत अमली तय कर लेते, तो आज हम यहाँ ना पहुंचते। अब कारोबार बंद होंगे, लॉकडाउन के दौरान निजी दफातर बंद हो रहे हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम पे लेके जाया जा रहा है, गवर्नमेंट डंडा चलाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो हम भी जर्नलिस्ट उनके ऊपर तनकीद करते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे। अब जब कर रहे हैं तो फिर आवाम कहती है देखिए जी इससे क्या होगा, क्योंकि जो बिल्कुल आवाम की बात है, इससे क्या होगा, क्योंकि जो बेड़ा गर्क आवाम ने करना था वो तो कर लिया और हम हर फर्द इसके अंदर शामिल हैं। धड़ल्ले से काम हो रहा है, किसान को इसमें ज्यादा टारगेट किया जा रहा है जो कि गलत है। इसमें फैक्ट्री मालिकान, इसमें हर गाड़ी का मालिक, इसमें छोटी से छोटी चीज तक इन्वॉल्व है। हम दरिस्ता तौर पर सिर्फ किसान को नजर आते। मुझे इस बार चावल की, धान की फसल को आग लगाया बड़ा कम नजर आया। इसका मतलब है किसान अपडेट हो रहा है, लेकिन आम पब्लिक को शायद ये बताया नहीं गया कि उनकी जिम्मेदारी भी है। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और पूरी दुनिया में ये इस वक्त बहुत बड़ा मसला है और हम गंदे तरीन शहरों में हैं। बिल्कुल रज़ादार, मैं बात करना चाहूंगा कि हुकूमत कहती है अवाम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाती, जिम्मेदारी नहीं दिखाती। अवाम कहती है हुकूमत की रूल्स और रेगुलेशन सही नहीं है। हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कब तक खेलेंगे? हमें खुद अपना एहसास कब होगा? जब हम बीमार होते हैं, आपको पता होगा आप हेल्थ के ऊपर बड़ी एक बर्ड आई व्यू रखते हैं, जब हम बीमार होते हैं फिर हम जाके लोगों को ढूंढ होते हैं, यार कोई तुम्हारा हॉस्पिटल में जानने वाला है। क्यों? देखें शराज, अभी आप ये हमारे दफ्तर के बाहर खड़े हो जाएं और एक सर्वे कर लें सड़क के ऊपर। आपको अगर 100 अफराद बाइक पे जाते हुए नजर आएंगे या 100 बाइक आपको नजर आएगी, तो 100 में से 4 या 5 अफराद हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद ने जो मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है या ऐनक का इस्तेमाल किया हुआ है। ज़्यादातर उन अफराद ने किया होगा जिन्हें आंखों का मसला है या उनकी बिनाई का मसला है, इसलिए उन्होंने नज़र की ऐनक लगाई हुई है। स्मोक के बचाव के हवाले से अभी तक शहरियों ने एहतियाती तदाबीर अपनानी शुरू नहीं की, जो कि कर लेनी चाहिए थी। कल फैसलाबाद में इस कदर शदीद स्मोक थी कि हम बाहर कवरेज कर रहे थे ATC कोर्ट के बाहर, तो सांस लेना ज़रा मुश्किल हो रहा था और उसके साथ साथ आंखों में चुभन हो रही थी। यानी कि हमें साफ और वाज़ेह नज़र आ रहा था, लगे मैंने मास्क भी लगाया हुआ था कल, मगर फिर भी आंखों में जो चुभन थी वो महसूस हो रही थी। पता लग रहा था कि कुछ ना कुछ हमारी आंखों में जा रहा है, क्योंकि हम रोड पर खड़े हुए थे, गाड़ियाँ भी पास गुजर रही थी। कुछ गाड़ियाँ, जैसे बिलाल भाई ने बताया कि गाड़ियाँ जो है वो धुआं छोड़ रही हैं,
उसके ऊपर महकमा माहौलियात जो है वो कोई एक्शन लेता नज़र नहीं आता, या हमारे जो ट्रैफिक वार्डन हजरात हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, उनका काम ये बेसिकली नहीं है, मगर कुछ ना कुछ इख्तियारात तो उनके पास होते हैं कि इस तरह की गाड़ियाँ जो कि शहर के अंदर फिर रही हैं और हैवी ट्रैफिक है और वो धुआं छोड़ रही हैं, तो ज़ाहिर बात है वो स्मोक का जो बाइस बन रही है। फैसलाबाद में जो कल अदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं स्मोक के हवाले से कि गुज़िश्ता 3 दिनों में स्मोक से मुतासर कितने मरीज़ फैसलाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मातहत हॉस्पिटल शामिल थे। हिस्टो की रिपोर्ट के मुताबिक 24,130 के करीब मरीज़ जो हैं वो इजाफी मरीज़ हम इन्हें कह सकते हैं जो कि सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं 3 दिनों के दौरान। कल स्मोक बहुत ज़्यादा थी, तो कल ज़्यादा असर हुआ होगा, उसकी रिपोर्ट जो है वो आज मिलेगी। अब हमें पता चलेगा कि जी 24 घंटे के दौरान मरीज़ कितने जो हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि इसकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होगी। अभी ऐसा ऐसा जो है वो स्मोक अपना असर दिखा रही है, और आने वाले दिनों में ज़ाहिर बात है अगर इसके ऊपर जैसे बताया जा रहा था, कल भी शायद कोई कहीं बात हो रही थी कि मौसमी बारिश के हवाले से अगर किया जाए तो जो अरबों रुपए या करोड़ों रुपए अद्वियात के ऊपर लग रहे हैं या जो शहरियों की ज़िंदगी मुतासर हो रही है, तो इसलिए अगर वो मौसमी बारिश का कोई क्या इस तरह का फैसला अमल में लाया जाए तो शायद कोई स्मोक वगैरह की रोकथाम हो सके या इसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सके। मगर ये तो हुकूमती पॉलिसी है, हुकूमत बेहतर सोच सकती है कि हुकूमत ने किस तरह स्मोक के ऊपर काबू पाना है। मगर बतौर शहरी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हुकूमत के ऊपर तनकीद या हुकूमत की तरफ इन हमारी नजरें रहें, हमें भी देखना चाहिए। आप अभी ग्राउंड में चले जाएं, आपको वहाँ पे बच्चे खेलते नजर आएंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें कि हुकूमत भी और हम भी, हुकूमत भी इंतजार कर रही होती है जब अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्मोक के डेरे हैं, गंदगी फैल गई है, तो अब FWMC की टीमें जो हैं वो हर रोड क्यों साफ कर रही होती हैं। हमें सुथरा पंजाब चलाना याद आ गया, हमने देर क्यों करते हैं? हमारे आफत जब सर पे आ पड़ती है उसके बाद हमें क्यों याद आता है हमने इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स करनी है। ये सेम केस विद पीपल, लोग भी इसी तरीके से करते हैं। जब बीमार हो जाते हैं फिर प्रिकॉशन, जैसे आपने कहा कि जी वो ऐनक का इस्तेमाल तब करते हैं कोई इन्फेक्शन हो, मास्क का इस्तेमाल तब करते हैं वो बीमार हो तो वो इस्तेमाल करता है, वरना नहीं करता। कोई सेहतमंद इंसान तब तक नहीं करेगा जब तक बीमार हो ना जाए। तो जब हम पानी सर से गुजरने का इंतजार क्यों कर रहे होते हैं? देखिए शराद, आप किसी भी सड़क पे चले जाएं, वहां पे अगर आपको FWMC वाले नजर आएंगे तो वो सफाई कर रहे होंगे। जब वो सफाई करते हैं तो डस्ट जो है वो उठती है, और जो डस्ट उठती है उससे यकीनन शहरी जो है मुतासर होते हैं, बिलखुसूस ऐसे जो कि दमा के मरीज में मुब्तला है या सांस के अमराज में मुब्तला है। तो जो वो अब ऊपर से स्मोक है, अब इसके ऊपर कोई ज़ाहिर बात है कभी आपने पानी का छिड़काव नहीं देखा होगा, नहीं देखा कभी पानी का छिड़काव। तो वो गाड़ियां स्पेसिफिक यूज की जानी चाहिए ना, जो वो जिनके नीचे ब्रश लगे हैं और साथ पानी शॉवरिंग करती हैं आगे से। और वो वैसे भी सुबह के टाइम पे वो सफाई करने की कोशिश करते हैं कि सुबह के टाइम लोग नहीं उठे होंगे, हालांकि बड़ी एक तादाद जो है सुबह के टाइम उठती है और इस वजह से उठती है कि हम सेहतमंद रहें, वॉक करें। हालांकि सुबह के टाइम आलूदगी नहीं होती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सुबह का टाइम। ठीक है शराब, पहले ऐसा होता था, अब शायद वो बड़ी तेजी से जो है वो टाइम तब्दील होता है। हम पहले देखते थे कि अजानों से पहले सफाइयां हो जाती थी गली मोहल्लों में। बिल्कुल, इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन एक छोटा सा वक्फे के बाद स्मोक के हवाले से, इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं स्मोक के हवाले से, उसकी एहतियाती तदाबीर के हवाले से, अवाम के रवैये के हवाले से, हुकूमती पॉलिसीज के हवाले से, अस्पतालों के अंदर जो इस वक्त मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है इसी बीमारियों की वजह से, जो स्मोक की वजह से बीमारियां फैल रही हैं उसकी वजह से, ये तमाम के तमाम मामलात जो हैं इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ अज़ादार हुसैन भी मौजूद हैं, उनके साथ बिलाल डोगर मौजूद हैं। बिलाल, ये बताइएगा कि एहतियात जिस तरह आपने बताया कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे लोग जिस तरह अभी अज़ादार ने बताया कि 10 में से सिर्फ 2 बाइक्स वाले जो हैं उन्होंने मास्क पहने होते हैं, तो ये जब हमारा रवैया ये होगा तो हमें देखकर हमारे बच्चे भी जो हैं वो इसी तरीके से ग्राउंड्स के अंदर खेल रहे होंगे। तो इसमें एक मैसेज ऐसा दीजिएगा कि लोगों को रिमाइंडर मिल सके कि यार मास्क कितना ज्यादा जरूरी है। शराज, मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा। कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम में यहाँ होस्ट जीनत थी, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था एक दिन कि मिलत चौक का सिग्नल है, मैं गाड़ी पे आ रहा हूँ, अभी टाइम बाकी है। एक बाप अपने बच्चों को बिठाया हुआ है, एक पीछे एक आगे, जितने भी आप तादाद कर लें, हेलमेट नहीं पहना, सिग्नल ब्रेक कर रहा है, जो उसे रोक रहा है उससे बदतमीजी कर रहा है। 3 वायलेशन। और सबसे बड़ी तरबियत का बेड़ा गर्क, वो स्कूल कैसे तरबियत कर लेगा जो बच्चे को आपने सिखा दिया बेटा हेलमेट पहनना कोई जायज़ नहीं है, इशारा तोड़ना जायज़ है, और आपने आगे से गाली गलौज भी करनी, बदतमीजी भी करनी। अब आप ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं,
हम उठ के चले जाते हैं। आप जाके उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लें, वो बदतमीजी करेंगे। क्यों? उनको पेरेंट्स ने बताया ये है कि आप जो कर रहे हैं आप राइड पे हैं, जो रोकने वाला है वो राइड पे नहीं है। बड़ों की इज्जत, बड़ों की रिस्पेक्ट, बड़ों की बताई हुई तरबियत, ये सब तो वाइट वॉश हो गया है। हम थोड़ा सा देखें तो हमारे हुक्मरान मगरब की मिसालें देते हैं। फिराज, आप जानते हैं, अजहर साहब भी जानते हैं, वो लोग आज तरस रहे हैं फैमिली सिस्टम को, जब उनके ओल्ड एज हाउसेस बढ़े और वो वापस आना चाह रहे हैं, सिस्टम में एंटर हो रहे हैं, हम आउट हो रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि नहीं वही सिस्टम अच्छा है। आप जरा रिन्यू करके देख लें, एक बार रिकॉल करके देख लें, वो आ चुके हैं हमारी तरफ। वो हमारे अपने जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी डायस्पोरा के एरियाज हैं, उस एरियाज में घर ले रहे हैं ताकि हमारा फैमिली सिस्टम स्ट्रांग हो। हमने कोविड के अंदर रोए हैं, हमें कोई संभालने वाला कोई नहीं था, तो हमारे पास संभालने वाले हैं, हमारे प्यारे मौजूद हैं। हमने पहले अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम का स्ट्रक्चर तबाह किया, अब हम अपना फैमिली सिस्टम स्ट्रक्चर तबाह करें। हम इंडिविजुअल रहना चाहते हैं। इंडिविजुअल जब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, हमने स्ट्रेस, सुसाइड और जो कुछ हुआ है, अब उसके बाद आप फिर बच्चों की जो तरबियत का एक पूरा फुकदान है वो क्रिएट होता जा रहा है, और फिर इसको फख्र से कहा जाता है कि देखा आज मैंने हेलमेट ही पहना, मुझे किसने रोक लिया। मैं आपको एक बड़ी प्यारी मिसाल देता हूँ। जड़ावाला रोड के ऊपर हमने हेलमेट कैंपेन चल रही थी, मैं ट्रैफिक पुलिस के साथ मौजूद था। एक बच्चा रुकता है, उसने नान चने लटकाए होते हैं, उसे ट्रैफिक वालों ने कहा आपने हेलमेट नहीं पहना। कहता मुझे अवेयरनेस नहीं है। मैं कहा आप क्या पढ़ते हो बेटा? तो उसने कहा जी मैंने O लेवल किया है। मैं कहा अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो फिर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा अंकल मुझे जालन दे, मेरे नान चने ठंडे हो रहे हैं। तो जिस कौम के नौजवान नान चने ठंडे होने पर अफसोस कर रहे हों, वो आप अंदाजा कीजिए हम किस हद तक बहक चुके हैं। और मैंने गुज़श्ता रोज़ महकमा माहौलियात की आप बात कर रहे थे, अजहर साहब रेड की, चिमनियाँ 2 बॉयलर सील किए, 2-2 लाख जुर्माने किए, नीचे लोगों ने लिखा भत्ता नहीं मिला होगा। हम जब गलत को गलत नहीं कहते, गलत को गलत कहें, जहां गलत ठीक नहीं हो, जहां ठीक जो गलत को ठीक गलत नहीं कहा जा रहा, वहां आप करेक्शन करें। लेकिन जहां गलत को गलत कहा जा रहा है उसको अप्रिशिएट करें। हम गलत को गलत कहने वाले को कहते हैं ये गलत, ये जर्द सहाफत है, यहाँ से पैसे लेना चाहते हैं, ये महकमा मिला हुआ है। ये अंडरस्टैंडिंग जब आपकी क्रिएट हो जाएगी ना तो आपको बहुत। और ये मैं आता हूं आपकी जो गुफ्तगू की शुरुआत में आपने कहा जब आपकी तरबियत ऐसी होगी तो फिर आप गलत को भी जो है ना वो सही समझना शुरू करेंगे, यार ये तो सही हो रहा था। तो यहाँ पे अज़हर आप भी बता दीजिएगा कि किस हद तक जरूरी है लोगों को अवेयरनेस देना, क्योंकि आगाही एक सबसे प्राइमरी एलिमेंट है कि अगर आपके अंदर आगाही होगी तो आप ऑटोमेटिकली राइट ट्रैक पे होंगे, इवन तो आपको कोई नहीं भी देख रहा होगा तब भी। हमें जरूरी क्यों है कि हमें जब पुलिस को देखते हैं हम हेलमेट पहनते हैं? हम जरूरी क्यों है, कोविड के अंदर जब उन्होंने मास्क जरूरी कर दिया था तो हम लोग पुलिस को देखते थे, जब किसी को देखते थे तब मास्क लगाते थे, खुद को क्यों नहीं? मैं माज़रत एक शॉर्ट ऐड करूंगा। शराज आप कुरान की तफसीर को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, आप इस पर थोड़ी सी मैं कहूँगा पॉइंट जरूर ऐड कीजिएगा कि आज जिस रियासत के अंदर हम रहते हैं उसके कवानीन हमारे ऊपर फर्ज की तरह लागू नहीं है। ऐसा ही दीन तो कहता है, तो फिर इसका मतलब है इसका हिसाब क़यामत वाले दिन तो होगा। अल्लाह की उधर तो वो सारी कैप्चरिंग हो रही है, इधर चलान नहीं पहुंच रहा, वहां जो चलान है वो पक्के चलान, रसीद जा रही है। हाँ रसीद पक्की रसीदें। अच्छा देखें, मैं एक आज वाकया सुनाना चाहता हूँ जी जी, कि हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, स्मोक के साथ ये सफ़र शुरू हुआ था और बाद में ये इंसानियत शुरू होगी। हम अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते ना, अब अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते हैं और वो मसाइल जो है वो पूरी पब्लिक को भुगतने पड़ते हैं। आप अलाइड अस्पताल 2 में चले जाएँ, जिसे DHQ अस्पताल कहा जाता था, अब अलाइड अस्पताल 2 है। वहाँ पे इमरजेंसी में आपको हफ्ते में 1 या 2 डेड बॉडियाँ ऐसी मिलेंगी जो कि वहाँ पे इलाज की खातिर आए थे और कोई उनके लवाहिकीन जो थे वो पीछे से नहीं आ सके। रेस्क्यू 1112 वाले लेके आए, उन्होंने उसे जो है दाखिल करवाया और मरीज़ जो था वो वहाँ पे फौत हो गया। अब जब मरीज़ वहाँ पे फौत हो गया, वो बुजुर्ग शहरी या बुजुर्ग खातून जब वो फौत हो गई, तो अब वहाँ पे तैनात जो अमला है उन्होंने क्या करना है, डेड बॉडी को स्ट्रेचर के ऊपर रखना है और साइड पे जो है वो स्ट्रेचर लगा देना है डेड बॉडी का। अब वहाँ से डॉक्टर भी गुजर रहे हैं, पैरामेडिक स्टाफ भी गुजर रहा है, मरीज़ भी गुजर रहा है, तीमारदार भी गुजर रहा है। डेड बॉडी पड़े को 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन शुरू हो गया, डेड बॉडी में से बदबू आनी शुरू हो गई। बदबू के साथ अब कीड़े भी डेड बॉडी में से निकलने शुरू हो गए जी। अब अस्पतालों से पूछो भैया डेड बॉडी 3 दिन हो गए, बदबू आ रही है, लाश में से कीड़े निकल रहे हैं, क्या करना है इसका? वो कहते हैं कि जी हमने कानूनी तौर पे मुतलका थाने को फ़ोन किया है, मुतलका थाने वाली पुलिस नहीं आ रही, पुलिस वाले आएंगे वो इसके फिंगर जो है नादरा के साथ अटैच करेंगे, लवाहिकीन की तलाश करेंगे, लवाहिकीन मिलते हैं, वो अगर लेने से इनकार कर दें तो फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तावन के साथ इन्हें मानतन जो है वो दफनाया जाएगा किसी कब्रिस्तान में।
सूरत हाल ये है कि उन्हें कोई गुस्ल नहीं देता, उन्हें कोई कफन नहीं देता, और वो 3-3, 4-4 दिन डेड बॉडियाँ जो वहाँ पे पड़ी हुई हैं। और देखें करीम हमारी किसे कहते हैं हम डॉक्टर हजरात, और अलाइड 2 में ऐसे ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनकी रोज़ाना की अगर इनकम की बात करूं, जो प्रैक्टिस करते हैं, एक डॉक्टर की तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख है, और एक डॉक्टर के 3 से 4 लाख रुपए है योमिया, एक दिन की। योमिया। और इस तरह कई और भी डॉक्टर हैं। ये तो मैं ऐसे 2-3 मशहूर डॉक्टर बता रहा हूं ना, जिनकी डेली की सेल इतनी है, जिनकी डेली की इनकम इतनी है। सेल ही कहेंगे। मकसद बात करने का ये है कि अगर कफन दफन के ऊपर कितना खर्चा आता है, तो मैंने लाइटफॉल 12 के साथ सवाल किया कि आप इनका गुस्ल कफन का बंदोबस्त क्यों नहीं करते। वो कहते हैं भाई यहाँ पे तो रोजाना डेड बॉडी आती है, हम कैसे रोजाना 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये अपनी जेब से लगाएं, हम अफोर्ड नहीं करते। अब ना अस्पताल इंतजामिया जिम्मेदारी अदा करती है, ना वो पुलिस वाले जिम्मेदारी अदा करते हैं, तो डेड बॉडी 3-3, 4-4 दिन पड़ी है। देखे किसी ना किसी तो का वो प्यारा होगा, कोई ना तो कोई उसके बहन भाई बच्चे भतीजे भांजे, इतना जवान हुआ, कोई रिश्तेदार बात है जवान। फिर उसके बाद एक उम्र उसने गुजारी, फिर एक ज़ैफी की उम्र में गया ना, तो उसे निकाल लिया। ओल्ड एज होम जैसे बिलाल डोगर बता रहा था, भरे पड़े हैं, हमें तो नहीं भरे पड़े, कोई ना कोई तो वजूहात हैं। वही बात आई थी कि हम अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते। मिसाल के तौर पे भी फिर वही बात आ जाएगी कि अभी आप देख लें सड़कों पे बच्चे भी जा रहे हैं। सरकार ने छुट्टियां इस वजह से दी थी कि आप स्मोक से बचे, आप घरों में रहें। अब वालिदैन क्या कहते हैं जी, बच्चे दवाई फेर देंगे, बच्चे में ब्लड प्रेशर का मरीज बना देंगे, वो अपनी जान छुड़ाते हैं, जाओ जी बाहर जाके खिलो। और जब वो बच्चे बाहर जाएंगे फिर वो स्मोक से भी मुतासर होंगे, फिर उनकी आंखें भी जो है वो मुतासर होंगी, सांस का मसला भी आएगा, फिर क्या होगा, स्किन भी मुतासर होगी। फिर क्या करेंगे, फिर वो सरकारी किसी हॉस्पिटल में जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ ना बिलखुसूस मेडिकल इमरजेंसी में, अगर कभी जाना पड़े तो देखें वहाँ पे मुख्तलिफ मरीज हैं, वो सांस भी वहाँ पे ले रहे हैं, वो उन्हें मुख्तलिफ अमराज भी हैं, तो एक खतरा सा होता है, खदशा सा होता है, यार मैं यहाँ पे आऊँ, मैं कोई ना कोई बीमारी यहाँ से लेके जाऊँगा, आ रहा होता है, इंसान होता है, सोच रहा होता है। अच्छा, तो एक ऐसा सेहतमंद इंसान जो कि अपनी हिफाजत तो नहीं करता, मगर स्मोक या दीगर अफाद से मुब्तला होकर वो जब हॉस्पिटल जाता है तो वो एक के बजाय कुछ और बीमारियां भी वहां से साथ लेके आता है। तो बात वही आ जाती है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, सिर्फ और सिर्फ एक मास्क ही लगाना है ना, मास्क लगाएं, घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें, अगर निकलना ही पड़ता है तो आप हेलमेट का इस्तेमाल कर लें, अगर आप बाइक पे जा रहे हैं ऐनक का इस्तेमाल कर लें, अगर आप पैदल जा रहे हैं मास्क का इस्तेमाल करें, तो काफ़ी हद तक आप स्मोक से बच सकते हैं। देखें, ये हम नहीं कह रहे, ये हमें जो डॉक्टर हजरात हदायत बताते हैं स्मोक के हवाले से, वही हम पब्लिक को बता रहे होते हैं। हम डॉक्टर तो नहीं ना, हमारा काम बतौर सहाफ़ी अवाम को आगाही देना है, अवाम को इन्फॉर्म करना है कि डॉक्टर हजरात ये कहते हैं आप अभी चले जाएं सड़कों पे। सबसे बड़ी अहम बात करने को, जिले इंतजामिया का एक भी आप मुझे कहीं पोस्टर लगा बता दें कि उन्होंने स्मोक की अवेयरनेस के हवाले से कहीं लगाया हो जी, कहीं आपको किसी सड़क के ऊपर फ्लैक्स नजर नहीं आएगी, किसी सड़क पे जो इनफैक्ट मैंने तो ये देखा है अज़ादार साहब कि वहां पर जो FWMC का अमला आजकल पूरे शहर के अंदर सफाई सुथराई कर रहा है बिलाल, वो भी उन्होंने भी कोई मास्क कुछ नहीं, इवन कि उन्होंने कोई जो वो स्कार्फ टाइप होता है वो भी लपेटा नहीं होता। तो वो अमला कितना हजारों में है और वो कितना खतरे में है इस वक्त, तो इसके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक बार फिर आपको आपका होस्ट शराज बट खुशामदीद कहता है, और हमारे साथ बिलाल डोगर मौजूद हैं, अज़ादार हुसैन मौजूद हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से, एहतियाती तदाबीर किस तरीके से, ऐसा क्या करें कि हमारी आवाम जो है, जैसे कि कहते हैं कि काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, तो हम ऐसा क्या करें कि आवाम को समझ आ जाए कि जी अपना ख्याल रखना है। जिस तरह अज़ादार ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि हो सकता है कि आप अस्पताल जाके वापस आते हैं, आप बीमारी में मुब्तला ना हो, लेकिन आप कैरियर हो सकते हैं उन जरासीम के, और आपके बच्चे जो हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग ना हो और आपकी वजह से उनको बीमारी लग सकती है। तो हमें कितना जरूरी है, हम वी आर इंटरलिंक विद ईच अदर, हमें इसके ऊपर एहतियात करने की जरूरत है। शराज, एक और चीज़ मैंने कोविड के अंदर लर्न की, नॉट इन पाकिस्तान, बाहर रहते हुए, ये चीज़ बड़ी ख़ास जो मुझे मेरे ख्याल में, मैं हमेशा कहीं बैठा हूं तो ये ज़रूर शेयर करता हूं कि आपका इम्यून सिस्टम क्या है, मेरा क्या, अज़ादार क्या है, ये किसी को नहीं पता। अलग है, हाँ सबका अलग है। और इसके अंदर सबसे मेन फैक्टर, इफ़ आई एम रॉन्ग अज़ादार मुझे इस पर दुरुस्त कर दे, लेकिन मुझे ये इन्फॉर्मेशन किसी साइकोलॉजिस्ट ने दी, आपका मेंटल फिनोमिना डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, अज़ादार का डिफरेंट है। अच्छा, शायद मेरी जो कुव्वत मदाफ़ियत है वो बड़ी तगड़ी हो,
लेकिन मेरा जहन कमजोर है तो मैंने मौत के फट्टे पे लेट जाना है, क्योंकि उस जहन ने मारना उठा के कि तू नहीं बचता। 100%। अगर ये देखें तो हमें ये जानवरों में भी नजर आती है। ये हम मुख्तलिफ, मैंने जानवरों की इकसाम के अंदर भी इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला, मालूम पड़ा कि कुछ पढ़ा उसके ऊपर कि जिसे हम गाय कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन नस्ल, और भैंस कहते हैं, उसके अंदर तक भी ये इंपॉर्टेंट है। तो हम फिर अशरफुल मखलूकात हैं, हमारे ऊपर इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा है। अब मेरी डिफरेंट है, अब मुझे ये अंदाजा नहीं है, एक तो मैंने जहनी तौर पे कमजोरी दिखाई, दूसरा मेरा मेटाबॉलिज्म बैठ गया जो मेरा जहनी तौर पे कि बहुत खतरनाक है, अपनी में बचता जिस्म तोड़ बुखार हो गया, कुछ दर्दें निकलाई, तो मेरी बात। अब मैंने जब आपको देनी है ये बीमारी, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक हो, जब मैं किसी को ट्रांसफर करूंगा तो वो कितनी डबल करके दूंगा। एक तो वो बीमारी मैंने ली, उसके अंदर अपने भी जर्म्स ऐड किए और फिर आपको दी। अब वो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। ये है क्योंकि आप उसके लिए शायद मेंटली प्रिपेयर ही ना हो भी, इसलिए एक तो मेंटली प्रिपेयर करें। एक डॉक्टर आमिर शौकत साहब, प्रो वाइस चांसलर साहब ने इंटरव्यू के दौरान मुझे बताया था कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर एक अब इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, उसको अपना रूटीन बना ले लाइफ की। वो मस्ट एक जैब है, वो लगवा लें। प्राइवेटली आई थिंक 3,000 की है, 2500 3,000 की, और सरकारी फ्री है, तो ये लगवा लें। वो कहते हैं वगरना ये मामूल है, उससे होगा क्या, एटलीस्ट आपको 2-3 दिन का जो बुखार है वो तो नॉर्मल जुकाम होता है, लेकिन ये जो लॉन्ग 25-25 दिन खांसी नहीं खत्म हो रही, इरिटेशन नहीं खत्म हो रही। आप देखें मैं 2 रोज से कंटिन्यूसली नोट कर रहा हूं कि मैं आउटडोर प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं दो रोज में बिल्कुल घर से फ्रेश आया जैसे इस वक्त मौजूद हूं। आज तो जैसे बाहर निकल के मैंने 1, 1.5, 2, 3 घंटे अपना प्रोग्राम रिकॉर्डिंग की है, मेरे सर में दर्द शुरू हुई इसी नस की वजह से। अच्छा, फेस कवर था लेकिन इसी नस की वजह से मेरा सर दर्द शुरू हो गया। अब ये रात तक मुझे कंटिन्यू रहा, अब मेरी तबीयत खराब हुई, मतलब मैं वो जो फ्रेशनेस है वो आपकी एकदम से डिमोलिश हुई, आप बिल्कुल अब ढीले ढाले से फिरते रहे। अब आप जब एक दिन के आगाज में 12 बजे तक ही ऐसे हो जाएंगे तो आप कैसे पूरा दिन गुजारेंगे? तो ये प्रॉब्लम है। फिर मैंने घर जाना है, अब 2 नन्हे बच्चे हैं, जब उनसे आपने डेफिनेटली पे आप उनसे प्यार करेंगे तो आपके जिस्म पे, आपके मुंह पे बहुत कुछ है। आप रूम में एंटर तो होंगे ना, बाहर तो नहीं नहा के आ सकते, तो आप बहुत कुछ कैरी करके लेके जाते हैं। इसलिए एहतियात ही है जो हमें बचा सकती है। और मेरे ख्याल में सही एहतियात मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई जिद नहीं है, इसके अंदर जिद अपने जान के साथ है और किसी के साथ नहीं। अगर आप थोड़ा सा मॉरली अपने आप को सोचें अकेले बैठ के कि मैं जिद कर किसके साथ रहूं, इंतजामिया के साथ, क्या मरियम नवाज ने बीमार होना है, क्या मरियम औरंगजेब ने बीमार होना है, क्या डीसी फैसलाबाद ने बीमार होना है, क्या कमिश्नर फैसलाबाद को जुकाम होना है? नहीं, उनका अपनी जगह, मैंने अपनी जगह, मैं अपने घर वालों के लिए दुश्मन बन के जाऊंगा। सो ये जो मास्क के बगैर लोग बाइक पे फिरते हैं, वो सिर्फ ये कुछ वक्त के लिए सोच लें कि जो चीज मैं लेके जाऊंगा या मैं अपने आप को जो लेके जा रहा हूं, मेरे जिस्म के ऊपर जो कुछ है, ये मैंने घर वालों को गिफ्ट देना है। और अगर घर वाले बीमार होंगे तो पैसे किसके लगने हैं? आपकी पॉकेट से। सो बी विजिलेंट, थोड़ा सा जिम्मेदारी का इजहार करें कि आप घर के वो साहिबान हैं जिसके ऊपर घर का इन्हिसार है। तो मैं एक ही क्वेश्चन करता हूं, मैंने कल भी किया, कितने बच्चे हैं? वो कहते 4। मैं कहा प्यारे कोई नहीं लग दे, तो मैं उन्होंने ख्याल करो, अपना तो नहीं करना। हाँ, जाहिर बात है, अब इंसान को जो एक आखिरी हद होती है रिमाइंडर देने की, वो यही होती है कि यार अपना ख्याल ना करो, कम से कम अपने बच्चों का तो कर लो। आप अजहर इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखें, जो बिलाल बातें कर रहा था इन्फ्लुएंजा के हवाले से वैक्सीन की बात की, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, अब देखें हमारे से ज़्यादा जो मेडिकल शोबे से वाबस्ता अफराद है, जिन्होंने फ्लू के पेशेंट्स को, नज़ला ज़ुकाम खांसी के जो पेशेंट आ रहे हैं उन्हें ट्रीट करना है, उन्हें फेस करना है, उनके लिए ज़रूरी है। लम्हा फिक्रिया ये है कि अब मेडिकल शोबे से वाबस्ता अफराद जो है वो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन से महरूम है। पहले सितंबर में लगती थी, फिर अक्टूबर में लगनी शुरू हो गई कि नवंबर दिसंबर फ्लू के महीने होते हैं, तो इसलिए एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगा दी जाए। मगर हमने देखा है कि YDA और PMA आए रोज़ मुतालबा करती है कि हमें इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन दी जाए, मगर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आज आ रही है, कल आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है, वो महीना 1.5-2 महीना गुजर जाता है, वो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं लगती। महकमा सेहत के पास मौजूद नहीं है। प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पे जैसे बिलाल ने बताया कि बहुत महंगी है, आम शहरी के कुव्वत खरीद से वो पहुँच से जो है दूर है, आम शहरी नहीं खरीद सकता। अब जब इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं लगेगी तो ज़ाहिर बात है शहरी जो है वो फिर बीमारी में मुब्तला होंगे। ना सिर्फ वो, फिर ये होता है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि आपको अकेले को ही डॉक्टर जो बताते हैं कि वो सिर्फ आपको ही है। ये ऐसी बीमारी है, फ्लू वगैरह, नज़ला खांसी, ये बाकी जिगर में जो आसानी से मुंतकिल हो जाती है और ये फिर बीमारी फैलती है जिसे फ्लू कहते हैं। तो इसलिए वो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाई जाती है ताकि आप फ्लू से जो है वो महफूज रह सकें, मगर यहाँ पे वैक्सीन नहीं है।
अगर वैक्सीन नहीं है तो किस तरह आप फ्लू से बचेंगे। जाहिर बात है आप फ्लू का कहीं ना कहीं शिकार होंगे और आप बाकियों को भी जो है वो इससे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बात फिर वही आ जाती है कि जब तक हम हर इदारा, आम शहरी है, जिले इंतजामिया है, महकमा सेहत है, कोई हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है या फिर हुकूमत है, जाहिर बात है हुकूमत का काम है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन फराम करना, डीजी हेल्थ का काम है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन फराम करना। अब वो वैक्सीन फराम नहीं करते तो इससे जाहिर बात है फिर साइड इफेक्ट तो उसके कहीं ना कहीं आते ही है ना, जिससे फिर हम लोग मुतासर होते हैं। अच्छा, मुझे बिलाल ये भी बताएगा कि अब आते हैं हम गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट के एंड पर जो है वो क्या जिम्मेदारी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को इस तरह अवेयरनेस देनी है। जिस तरह से अज़रदार बता रहे थे कि आपको कहीं पे भी कोई बोर्ड नजर नहीं आता, कोई आगाही बैनर नजर नहीं आता, कोई बिल बोर्ड नजर नहीं आता। आप पूरे शहर के अंदर इस हद तक हम लोगों ने इसको संजीदा लिया कि हमने तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस हद तक ये खतरनाक चीज है। लेकिन अभी भी स्टिल भी जिला इंतजामिया के लेवल के ऊपर आप देख लें, आप कोई अवेयरनेस, कुछ प्रोग्राम्स नहीं है, कोई सेमिनार्स नहीं हो रहे हैं। आज मुझे सुबह एक खबर आई थिंक सो इमरान असलम हमारे रिपोर्टर दे रहे हैं, मुझे इंटरेस्टिंग लगी कुछ कि बाईपास की हदूद में अब वो गाड़ियां अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगी जो धुआं छोड़ती हैं। अच्छा, चलान छोड़ दें इनका आसान काम है। जब लोड देखें ना, जब लोड ही नहीं मिलेगा उसको पता चल गया मैं अब कारोबार तबाह हो गया, जिसने फैक्ट्री वाले ने अपनी गाड़ी, अब इसमें सबसे ज्यादा कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर वो लोग हैं जो पक्के परमिट लगे हुए हैं। जैसे अड्डों की गाड़ियां ठीक हैं, मोस्टली गाड़ियां इंडस्ट्री के खराब हैं, बीम लेके गए हैं, सूता लेके जा रहे हैं, कॉटन के गांठे लेके जा रहे हैं, इनकी गाड़ियां सबसे गंदी। अच्छा शराब, मैं एयरपोर्ट के बिलमुकाबिल झंग रोड के ऊपर मौजूद था, एक गाड़ी आती है बलूचिस्तान से, पठान उतरता है, वो बलूचिस्तान का वो ड्राइवर पठान उतरता है, उसने कहा भाई जैसे दिल करता है रेस देके देखो, खुद देके देखो, ये गाड़ी धुआं नहीं छोड़ेगी। और आप यकीन माने वार्डन महकमा माहौलियत वाले मोतरफ निकले उसके। अच्छा, ये गाड़ी, अब मैंने उससे ये सवाल किया कि हमारे ड्राइवर यहाँ के सारे कहते हैं जो ये मजदा वगैरह चाहते हैं कि डीजल गाड़ी धुआं छोड़ती है, उसने कहा भाई गाड़ी खड़ी है देख लो, अगर धुआं छोड़े गाड़ी यहीं खड़ी है। अब मैं इनकी रेस देखे वो कहता नहीं छोड़ती धुआं। अब हमारा जवाब क्या है, आप ये अंदाजा कीजिए, आपने कभी ये मुतालबा किसी ने देखा है कि महकमा माहौलियात पुलिस लाइन में जाके देखे, जितने पुलिस के डाले हैं आप मटर गश्त पे फिरे, सारे धुआं छोड़ते जाते हैं। सीपीओ साहब को सबसे पहले आप अवेयरनेस कैंपेन करें, अवेयरनेस कैंपेन को गोली मार दें। आप अवेयरनेस कैंपेन ना ही करें, इनकी गाड़ियां तो चेक करवाएं जो पुलिस लाइन के अंदर खड़े हैं, वो डाले चलते हैं, ब्रेक जिन्होंने अवेयरनेस कैंपेन करनी है उनकी अपनी गाड़ियां जब इस तरह की होंगी, लोग किस तरह से फॉलो करेंगे उनकी कैंपेन को। इसी तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो कितने ज्यादा जरूरी हैं, सेमिनार्स कितने ज्यादा जरूरी हैं, वर्कशॉप्स के ऊपर करना कितना जरूरी है, इस पर गुफ्तगू करने की बहुत जरूरत है। वक्फे के बाद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं स्मोक की नतीजे में जो होने वाली तबाहकारियां हैं और जो मूजी अमराज पैदा हो रहे हैं, जल्द के अमराज हैं, आंखों के अमराज हैं, सांस की बीमारियां हैं, इसके अलावा पता नहीं कितनी दर्जनों वो बीमारियां। ये तो वो बीमारियां जो आपको नजर आ रही हैं, जो आपको डॉक्टर्स बताते हैं। कई वो बीमारियां जो आप देख नहीं सकते और आपको पता नहीं है कि इसके नतीजे में कौन कौन सी बीमारियां जो है जन्म ले रही हैं। अज़ादार हमारे साथ मौजूद है। अज़ादार, एक बड़ी अहम खबर जो है वो रिवील कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, जरा रिवील कर देंगे आप? अभी मेन चैट में खबर आई है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के हुक्मनामे से मुतल्लिक जी कि रात 8 बजे जो है तमाम मार्केटें बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जानिब से। रात 8 बजे? हाँ, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इतवार के रोज मुकम्मल मार्केट जो है वो बंद होगी और प्राइवेट जो दफातर हैं वहाँ पे 2 रोज के लिए आप घर पे बैठकर काम कर सकते हैं। इस तरह के अहकामात जो है वो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। अब इसके ऊपर अमल दरामद किसने करवाना है, किस तरह अमल दरामद होगा, ये तो बात की बात है। चले इंसामी ने जाहिर बात है अमल 2-3 दिन तो इसके ऊपर बहस ही होती रहेगी। अच्छा, वैसे ये वो जो संडे वाली छुट्टी है ना, ये हमेशा फैसलाबादियों के लिए गले की हड्डी बन जाती है। सारा पाकिस्तान जो है वो बिजनेस फैसलाबाद में जुमे वाले दिन यहाँ ऑफ होता है, ये रिकवरी करने जाते हैं, फिर बाकी दिन ये काम करते हैं और संडे को सारी दुनिया फैसलाबाद आती है। ये फिर ये नया झगड़ा शुरू हो जाना है। हाईकोर्ट ने लेकिन फैसला मेरे ख्याल में इंस्ट्रक्शन स्मोक के वाले से देते हैं वो डीसी को ना कि आप अपने मुताबिक डील कर लें इसको। लेकिन एक छुट्टी तो शराब वैसे भी लोग कर रहे हैं, तो जुमे को हम बंद है और संडे को बाकी पूरा तो वैसे ही बंद होता है, तो इसलिए ज्यादा कोई नहीं, ये तो पहले ही ऑफ है, कुछ एक्स्ट्रा आई थिंक सो एकदम आज। लेकिन वो जो 8 बजे दुकानें बंद हैं, अब वो 8 बजे दुकानें बंद होती हैं या नहीं होती, ये एक लंबी बहस है। लेकिन मेरे ख्याल में मैं मौजूद हाईकोर्ट से ये जरूर कहूंगा कि वो डीसी साहिबान को इतना जरूर कहें कि जो दिहाड़ियां शुरू होती हैं ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि 50,000 में दुकानें खुलती हैं। ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूं, चीजें मौजूद हैं
कि आप दुकान का शटर खोलिए, जिसकी दुकान खुली है वो 2500 वाला सूट 3000 का कर देता है, उसके तो 50,000 या लाख नहीं। एक दुकानदार ने मुझे खुद बताया कि मैंने 50,000 दिया, तो जो मैंने 50 दिया उसके बाद मैंने वो माल के अंदर 200 करके ऐड किया, शाम को 75,000 लेके मैं घर गया, यानी 25,000 ऊपर आ गया। लेकिन ना 8 बजे जैसे बाजार बंद होंगे, शादी हॉल आप देख लें, मार्केट देख लें, बड़े बड़े जो हैं वो जहाँ पे प्रोग्राम होते हैं रात के औकात में, ये भी देखना, वो शादियां उसके ऊपर देखना शादी हॉल के ऊपर क्या अहकाम आते हैं और कब आते हैं स्मोक के वाले से, क्योंकि स्मोक जो है बढ़ती जा रही है। और सीजन भी शादी। एक फनी चीज दिखाऊं और बताऊं आपको, कल एक मार्केट के अंदर उनकी गैस खत्म हो गई तो उन्होंने लकड़ियां जला के एक देग रख ली। मैं आपको माहौलियात ने वहां छापा मार दिया, आप देखें सब कुछ पड़ा हुआ है, कोई छापे नहीं बज रहे। एक लकड़ी के ऊपर एक देग, उन्होंने कहा हमारी गैस खत्म हो गई, हमने कहा बाकी देग इसके ऊपर पका लें जल्दी जल्दी ताकि अंदर मेहमान बैठे, उन्होंने मार के सील कर दिया। अच्छा, माहौलियात से याद आया, आज से ना 2-1 साल पहले डेंगी टीम ने एक रेड किया। डेंगी टीम ने जब रेड किया एक कबाड़ पे मार्केट कबाड़ खाने में, तो वहाँ से इन्फेक्शन वाले जो थे वहाँ से बरामद हुए कबाड़, तो जिसमें ये सिरिंजेस वगैरह थी और बैग वगैरह थे। तो अब वो जो पता चला है वहाँ से कि ये कहाँ से आप खरीदते हैं, तो पता चला कि जी मुख्तलिफ हॉस्पिटल से जो है इन्फेक्शन वेस्ट जो उठाया जाता है, उसके जो बर्तन बाहर में तैयार हो रहे हैं जी। ये हम सुन तो रहे थे कि जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में जो है वो इसके बर्तन तैयार होते हैं, अब उसी बर्तनों में हम खाना भी सारी बात खाते हैं, गरम गरम खाना दुकानों से लेके आते हैं। तो अब ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी है कि जो सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह के इन्फेक्शन वेस्ट फरोख्त कर रहे हैं, तो उनका जिम्मेदार कौन है? बल्कि इसमें किसी एक दोस्त ने मुझे ये जरूर कहा था, उसने कहा आसान काम ये बताएं खवातीन को, ये जो जुमा बाजार तवार बाजारों से 5-5, 10-10 रुपए वाला डब्बा ले आती हैं, ये ना लेके आप 80 रुपए वाला 50, बिल्कुल आपकी शक्कत नहीं है, लेकिन आप 2 महीने बाद ले लें, लेकिन सस्ता प्लास्टिक इस्तेमाल करें। अब इसमें एक और बात ऐड करने लगा हूँ, जिन्होंने इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट उठाना है उन्हें 3-3 माह से गरीबों को तनख्वाह नहीं मिली। 3-3 महीने 3-3 महीने हो गए ना, तनख्वाह नहीं मिली। अब वो मुझे रोज फोन करते हैं कि हमारा इंटरव्यू 1-2 दफा उनके एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा के दिखाए हैं, और जो जाहिर बात है ये सरकार ने जो है वो प्राइवेट ठेका दिया हुआ है ना कंपनी को। अब वो उस कंपनी को जो अफराद हैं उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही, मुतलका कंपनी जो है वो उन्हें तनख्वाहें नहीं दे रही इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट। अब देखें उनकी जिंदगी कितनी खतरनाक है कि वो इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट उठा रहे हैं, इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट उठा के उसे सैलरी नहीं आ रही, किसके ब्लड में कैंसर है, किसके ब्लड में हेपेटाइटिस है, अब उनकी सैलरी नहीं आ रही। अब वो फिर क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो जाहिर बात है, कहीं ना कहीं तो जो इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट फरोख्त हो रहा है ना, किसी ना किसी आड़ में तो फरोख्त हो रहा है, गुजारा कैसे हो रहा है, वो बर्तन भी बन रहे हैं। तो महकमा माहौलियात, तो बात कहाँ से होती है, हम क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घर पे कितने बर्तन ऐसे हैं जो इसके वेस्ट के जरिए बनकर दोबारा से नहीं हमारे घर पर आया, हमें वी नेवर नो। आपको ये नहीं पता आप सब्जियां जो खा रहे हैं वो कौन से पानी में जो है वो तैयार हो के बाद में उगरी हैं, उसके बाद वो आपके घर तक पहुंची हैं, फिर आपके पेट में जाती हैं, फिर आप बीमारियों में मुब्तला होते हैं, फिर उसके ऊपर पैसे लगते हैं। तो ये एक लंबा साइकिल है, विशियस साइकिल है जिसके अंदर हम फंस चुके हैं और इसमें से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिलाल, इसको जरा मुझे बता दीजिएगा, एलैबोरेट कर दीजिएगा कि एक फाइनली हमें कितना जरूरी है ये इंडस्ट्री के लिए, खासतौर पर जो स्मोक छोड़ने वाली इंडस्ट्री है वो अभी भी चल रही है। हम देखते हैं कई चिमनियों के अंदर से अभी भी धुएं निकल रहे हैं, पीपल डोंट केयर अबाउट दैट। अच्छा, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो तो पाबंद हैं कि कोई छापा पड़ सकता है कि वो थर्ड पार्टी ऑडिट हो जाता है, इसलिए एक्सपोर्टर्स उस पर पाबंदी करना पड़ती भी है। अब कल 2-3 बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नेम डिस्क्लोज अभी मैंने PFA का वो भी नाम नहीं बता रहे, 2 से 3 फैसलाबाद के बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों के जी बॉयलर सील किए गए हैं। मुझे अब उनके नाम मैं आपको बता दूं, मैं अभी एक दोस्त को कहा भी है मुझे उनके नाम जरा पता करवा दें, वो रिपोर्ट भेजी है, वकास बेग ने भी कल एक शेयर की थी। अब आप अंदाजा कीजिए अगर ऐसे बड़े नाम जो अरबों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अरबों रुपए की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर वो इसके अंदर इन्वॉल्व निकलते हैं तो आप अंदाजा करेंगे फिर हम सवाल किससे करेंगे, किससे जाके करेंगे। अच्छा, महकमा माहौलियात ने फैसलाबाद में एक अच्छी काम भी शुरू किया है उन्होंने, क्योंकि ये जब गाड़ी जाती है कहीं ये गेट पे बंद कर लेते हैं, उन्होंने ड्रोन कैमरे यूज किए हैं, एक जगह से खड़े होकर ड्रोन कैमरा उड़ाते हैं, सारी चिमनियों की फुटेज ले लेते हैं, उसके बाद छापे मारते हैं, वो कहते हैं हमारी चिमनी बंद है, वो कहते हैं ये फुटेज आपकी है ना, ड्रोन कैमरे ने बना ली है। अब अच्छा, वो ड्रोन कैमरा ये भी देख लेता है जाके क्लोज से ये लंडा जला रहे हैं क्या चला रहे हैं, क्योंकि बॉयलर तो बाहर लगा हुआ है, उसके अंदर जो माल जलाना है, अब वो सारी फुटेज बना लेता है। तो इसलिए अब ये अच्छा, ये जो जिद्दत का इस्तेमाल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये एक अच्छे शहरी होने के नाते हर शख्स को अपने हमसाये के अंदर कोई ऐसा काला धन कर रहा है तो उसका बताना जरूर चाहिए कि वो इस गंध से सबको बचा सके। आप देखें कि उस दिन हमने वो सेम जो है डेवल रोड से मुल्हिका
उसके ऊपर रेड किया, 2 फैक्ट्रियां सील हुई, 2-2 लाख जुर्माने हुए। उसके साथ बड़ी तादाद के अंदर जो है वो टाकियां जो हैं उनको धो के तैयार करके लंडा तैयार किया जा रहा था। अब ये वेस्ट मटेरियल को तैयार करके कहाँ बेचा जा रहा है, मतलब बल्क में ये आ रही है, बल्क में चल रहा है। कोई ये जो हौजरी की वेस्टिंग है वो तो वेस्ट अपनी बेचते और अंदाज में, अब उसे उठा के किसने कहाँ यूज करना है उसके अंदर, अच्छा वो लंडे के अंदर हर चीज चल रही है। यही मैं बताऊं कि खुड़ियावाला में एक प्लास्टिक भी चल रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं, सब कुछ चलता नजर आ रहा है अंदर। और मैंने लाइव खड़े होकर वहां दिखाया कि वो ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा वो गेट भी नहीं खोलते फिर जल्दी कि वो चीजें कवर करें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनकी एक तरपाल रह गई थी वो ऊपर डालने वाली, वहां से मैं नजर आ गया। और वो पूरा गोडाउन था वो भरा हुआ था टोटल लंडे से, और वो अभी जलाना था उन्होंने। और जो जलाकर पीछे लकड़ियां भी रखी हैं साथ कि जब कोई आएगा तो दिखाएं लकड़ियां भी जलती हैं। देखें उसमें देखें फिर वही बात आ जाती है कि एक मालिक ने, देखिए एक तो एक पॉइंट हो गया, अब इसका दूसरा पॉइंट सोचें कि एक मालिक ने अपना रोजगार बचाना है, इसके साथ काफी जो सैकड़ों की तादाद में मजदूर है उनका भी रिजक लगा हुआ है। अब वहां पे अगर गैस या बिजली की सप्लाई महंगी हो रही है, या वहां पे गैस की सप्लाई मुमकिन नहीं बनाई जा रही, या गैस महंगी हो रही है, तो उसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ना। अब उसे भी अपना रिजक कमाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ सिस्टम जो हमारे पाकिस्तान में चलता होता है वो उसने कोई ना कोई अपनाना है। और जाहिर बात है ये नहीं हो सकता कि महकमा माहौलियात वालों को ना पता हो, पता होता है, उन्होंने भी अपने मुखबर रखे होते हैं और उन्हें भी रिपोर्ट आ रही होती है कहीं ना कहीं से, विजिट भी कर रहे होते हैं। ड्रोन कैमरे का जैसे बिलाल ने बताया इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नोटिस में है। मगर आप देखें कि इसके बावजूद, मैं 2010 में जब आया था तो सहाफत का आगाज किया था, तो तब हमने ये मिलत चौक में एक बहुत बड़ा एहतजाज कवर किया था, पावर लूम फरोख्त हो रही है। तो अक्सर बात मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि अब 2024 है, फैसलाबाद में कितने पावर लूम्स है जो अभी तक आज फरोख्त नहीं आ रही है, वो आज भी जो है वो आए रोज तालाबंदी, आए रोज फरोख्त, जब ये कबाड़ में फरोख्त हो रही है, कितनी तादाद में है कि 14 सालों में वो सैकड़ों की तादाद में फरोख्त हो रही है, फरोख्त भी होती जा रही है। अच्छे दिनों में फिर लग जाती है, मंदे दिनों में फिर बिक जाती है, यही होता है। ये हालात है कि 2010 से लेकर 2014 तक कितने फैसलाबाद में पावर लूम्स है जो अभी तक आज तक, जैसे बिलाल बता रहा है कि अच्छे दिनों में लग जाती है, मंदे दिनों में फरोख्त हो जाती है, मगर जब बिकती है कोड़ियों के बाहर बिकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो वेस्ट मटेरियल है वो चाहे वो फैक्ट्रियों से निकल रहा है, वो चाहे कहीं से भी बरामद हो रहा है, वो वेस्ट मटेरियल जाता कहाँ है, उसको दोबारा से जो है वो रीयूजेबल बनाया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर से एक प्रोसेस में से गुजार के। और वो प्रोसेस जो है क्या वो मेडिकली फेयर है, एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं अज़ादार का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बिलाल डोगर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने मैं ज्वाइन किया और लोगों को इस हवाले से रिमाइंड करवाया है कि कितना जरूरी है मास्क का इस्तेमाल, कितना जरूरी है प्रिकॉशनरी मेजर्स, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंतहाई नागुज़ीर है। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको आपका होस्ट शिराज भट्ट खुशामदीद कहता है। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमें ये जानना बड़ा जरूरी होता है रोजाना की बुनियादों के ऊपर कि आज जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतें, खास तौर पर सब्जियों की, फ्रूट्स की और इसके साथ साथ गोश्त की कीमतें जो है वो क्या होने वाली है, ताकि आप अगर बाजार जाएं तो आप निगोशिएट कर सके दुकानदारों के साथ। तो हमारा एक खसूसी सेगमेंट होता है आज के भाव। आज के भाव जानते हैं हमारे इस सेगमेंट में कि हमारी सब्जियों के और खासतौर पर फ्रूट्स के रेट क्या होंगे, कि आज जो हैं वो कीमतें क्या रहने वाली हैं गोश्त की, सब्जियों की, फ्रूट्स की। तो उम्मीद करते हैं कि आप इससे अपडेटेड रहेंगे और जब दुकान पर जाएंगे तो आप इस काबिल होंगे कि दुकानदार के साथ बहस कर सके। बिल्कुल आपका जहन जो है ब्लैंक नहीं होगा। तो आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को। और आज चूंकि जुमा मुबारक का दिन है और जुमे का दिन जो है इसको बड़ी अहमियत हासिल है एज लॉन्ग एज द इस्लाम इज कंसर्न्ड। तो अगर इस्लामिकली इसको देखा जाए तो जो ज़मीन और दुनिया की तख्लीक जो है वो भी अल्लाह ताला ने इसी दिन की है, और यही वो दिन है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो है वो कबूल हुई थी। यही वो दिन है कि जिस दिन क़यामत का नज़ूल भी होगा। तो इस दिन की बड़ी अहमियत है हमारे नज़दीक, और ख़ास तौर पर जुमे की नमाज का वक्त होता है, उसमें बाकायदा तौर पर आप तैयारियां करते हैं। तो हमने इस दिन की मुनासबत से जो है वो सीरत नबी का एक टॉपिक जो है उसका इंतखाब किया है। हमारे गेस्ट हमारे साथ बड़े ही खास गेस्ट मौजूद हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं। उनका तारुफ आपको करवा देता हूं, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, विराजमान है पीरजा अहमद हाशमी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अरसे के बाद हमें
गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। मेरा ख्याल है तकरीबन 1 साल के बाद वापसी हुई है बिल्कुल पाकिस्तान में, और बहुत शुक्रिया, अपने घर में वापस पहुंचा हूं। बड़ी खुशी हो रही है आज, बड़ी देर के बाद मुलाकात। माशाल्लाह, आपका फैसलाबाद जो आपका घर है, आपका होम टाउन है, और सिटी 41 भी आपका घर है। स्टूडियो मेरा घर है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। पीरजा अहमद हाशमी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आपके होने का, आपकी एग्जिस्टेंस का हम फायदा उठाएंगे, और आज जुम्मे के रोज हम खास तौर पर सीरत नबी के ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया, हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। और सीरत नबी के बहुत सारे पहलू हैं, उनमें से एक पहलू ये है कि आपको हाउ टू डील विद द पीपल हु आर इन योर होम, यानी आपके घर वाले, आपके अहले खाना, आपके रिश्तेदार, इनके साथ आपको किस तरह से ट्रीट करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अगर देखा जाए, खास तौर पर बात करें सुन्नत के हवाले से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सुन्नतें हैं जो कि आसान हैं, उनके ऊपर अमल करना भी आसान है। सलाम में पहल करना, अपने घर के अंदर सीधे पांव से दाखिल होना, उसके साथ साथ जो है खुशबू लगाना, खुशबू का एहतमाम करना, सफाई सुथराई करना, तो ये तमाम वो सुन्नतें हैं जो तकरीबन कंपैरेटिवली आसान हैं। लेकिन कुछ सुन्नतें हैं जो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, जिसमें एक सुन्नत ये भी है कि अपने घर वालों के साथ किस तरह से पेश आना है, और इसके हवाले से कई लोगों ने इसके ऊपर स्टडी भी नहीं किया होता, तो मैं चाहूंगा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जी, सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से, एज ए मुस्लिम हमारे लिए आपकी ज़ात सबसे ज़्यादा अथेंटिक है, और क्योंकि हम उनकी उम्मती हैं, और उम्मती हमेशा से अपने नबी को फॉलो करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। उन पहलुओं को अगर हम देखें, मैं कभी कभी ये कंपेयर करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो जो आपने आमाल किए हैं, या जो जो आपने अंदाज़ इख्तियार फरमाए हैं, अल्लाह ताला ने उन तमाम अंदाज़ो अतवार को महफूज फरमाया है। और पूरी दुनिया में ये मेरी अपनी कह लें कि एक सोच और फिक्र है, मुमकिन है कोई इससे इख्तलाफ भी कर ले, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो अमल किया है वो हमा वक्त जारी है पूरी दुनिया में। सही। उसकी मैं एक मिसाल दे देता हूँ। जिस तरह के आपने नमाज पढ़ी है, तो पूरी दुनिया में औकात बदलते रहते हैं। फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, कुछ देर बाद एक और इलाके में वो टाइम शुरू हो गया है, तो 24 घंटे में फजर की नमाज अदा हो रही है, क्योंकि 24 घंटे में टाइम चेंज हो रहे हैं। या मुतलक आप नमाज कह लें कि नमाज पढ़ी जा रही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत के मामूलात, या आपने सदका और खैरात किया है, तो कोई भी लम्हा ऐसा नहीं है जिस वक्त चैरिटी ना हो रही हो। हर एक अपने अंदाज से सोचता है। मेरा ये ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो अमल और मामूल किया, कोई जानता है या नहीं जानता, लेकिन दुनिया में वो अमल जारी है। सुभान अल्लाह। और ये आप जिस भी पहलू से आप गौर करके देख लें, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमले बोले हैं, मसलन लफ्ज़ अल्लाह ही बोला है या जिक्रुल्लाह ही किया है, तो पूरी दुनिया में कोई वक़्त ऐसा नहीं है जिस वक़्त अल्लाह का जिक्र ना हो रहा, रिपीटिशन ना हो रही हो। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, अभी मैं ये फ़र्क नहीं कर रहा कि ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हर एक में अल्लाह के प्यारे महबूब की सीरत को लागू कर दिया है। बाज़-औक़ात वो जानता है, बाज़-औक़ात नहीं जानता। तो फिर सीरत के बहुत सारे और पहलुओं में से जिसका आपने जिक्र किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम 3 हिस्सों में तकसीम करें तो हमें बड़े आसानी के साथ बहुत सारे पहलू उस 4 दीवारी के अंदर जहां आप ठहरे हैं वो मालूम हो जाएंगे। जिस तरह के ऐलान नबूवत से पहले, विलादत से लेकर ऐलान नबूवत तक के जो 40 साल हैं, वो जिस 4 दीवारी में रहे हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ रहे, अपने दादा के साथ रहे, या अपने चचा के साथ रहे, या उसके बाद हिजरत करके चले गए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से लेकर हिजरत तक के 13 साल, 40 साल पहले 13 ये, और हाँ बिल्कुल, ऐलान नबूवत के बाद हिजरत तक, फिर हिजरत से आपके विसाले पर मलाल तक, फिर आप वो घर के अंदर जो टाइम स्पेंड करते थे, इन तीनों को अगर हम देखें तो हमें अलग अलग इन्वायरमेंट वाले जो ख़ानदान हैं उनके लिए बड़ी रहनुमाई मिलती है। और फिर इसमें एक और जो और अहम तरीन पहलू है,
जिसको मैं स्पेशली हाईलाइट भी करूंगा, शायद वो एंड पे ये सेगमेंट आ जाए हमारा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मनसब के एतबार से मनसब नबूवत पर थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मनसब, क्योंकि कोई और नबी और रसूल भी उस वक्त नहीं है, एक आप ही रुए ज़मीन पर हैं, और आप पूरी मखलूक और पूरी इंसानियत के लिए नबी बनकर आए हैं, और फिर जिम्मेदारियां जो नबूवत की हैं वो आपने ही अदा करनी, कोई और भी नहीं है। वही भी आपकी तरफ आ रही है, मैसेज भी आप ही आगे डिलीवर कर रहे हैं, वही के बारे में भी आप बता रहे हैं। तमाम तर जिम्मेदारियों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो घर के अंदर वक्त गुजारने का मामूल है उसको अपनी आखिरी सांस तक बरकरार रखा है। और आप ये देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाले पुरमलाल भी एक हुजरा मुबारक में ही हुआ हिस्सा है। देखिए, मस्जिद, कोई कह सकता था मस्जिद बड़ी अच्छी जगह है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां वफात होती, या कोई कहता जी मस्जिद हराम में होती, वो बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे अल्लाह की बारगाह में तशरीफ लेकर गए हैं जो चार दीवारी का हिस्सा है। इससे आपको इस अहमियत का अंदाजा होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाइफ के किस तरह से उसको पार्टीशन में किया हुआ। आप सहाबा में भी वक्त गुजार रहे हैं, सोसाइटी को भी टाइम दे रहे हैं, उनको दीन इस्लाम भी बता रहे हैं, लेकिन एन वो मामूलात जो आपके घर के अंदर टाइम देना है उसमें कभी कमी नहीं आई। और उसमें एक बड़ा लेसन सीखने को मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी के हवाले से बात करें तो खास तौर पर मुझे ये बताया कि सबसे पहले जो तवज्जो देने की जरूरत है ना, अगर घर की चार दीवारी के मामलात जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उसमें किस तरह से लोगों को डील करना है, अपने माँ बाप को, वालिदैन को, बच्चों को, अपनी बेगम को और बाकी तमाम रिश्तेदारों को, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के अगर माशरे को देखें तो वो है बर्दाश्त का एलिमेंट, अफू दरगुजर करने का एलिमेंट। ये दो एलिमेंट मैं चाहूंगा कि आप सीरत नबी से इसके ऊपर जरूर रोशनी डालिएगा। जी जरूर, इस पर भी मैं बात करता हूं। मैं अभी एक बात कर रहा था, उसमें यह था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो जो घर में वक्त गुजार रहे हैं उसको भी जितनी मैंने रिसर्च की है उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ठीक। एक वक्त वो है, माजरत, एक वक्त वो है कि जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रात का हिस्सा आराम के लिए रखा है, आप आराम भी फरमाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा हिस्सा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के अंदर ही इबादत का भी रखा है और उसमें अहले खाना थे जहां आप तशरीफ फरमा होते। और जो तीसरा हिस्सा है वो हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली के साथ गुफ्तगू करने में, उनकी मुआवनत करने में, या घर में जिस तरह आपने इब्तिदा में काफी चीजें जिक्र की, वक्त गुजारना, वो वक्त गुजारते थे। मैं मोस्टली ऐसे है कि देर से जागे, देर से काम पे गए और रात लेट नाइट वापस पलटे। मुझे याद है मैं एक मरतबा, ये कोहिनूर है, वहां पे ना एक दोस्त से मिला तो वो, मैं बहुत हैरान हुआ। वो मुझे कहने लगा कि मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है कि पता नहीं कितनी देर हो गई है मैं अपने बच्चों से मिला नहीं हूं। मैंने उनसे कहा कि वो कैसे, यहां रहते हुए ये माहौल तो बाहर का है, वहां पे मुमकिन है कोई इतना मसरूफ हो पाकिस्तानी के एक दूसरे के साथ रूम में भी ना मिले, कि एक के दिन को शिफ्ट है, एक की रात को शिफ्ट है, तो वो सारे मसरूफ हैं। तो वो कहने लगे कि जी मैं, जब वो स्कूल के लिए सुबह उठ के जाते हैं उस वक्त मैं सो रहा होता हूं, और जब मैं अपने काम से फ्री होकर घर जाता हूं तो वो सो रहे होते हैं। तो छुट्टी वाले दिन वो गुफ्तगू जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी हमारी सोसाइटी के अंदर इस वजह से है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि घर वालों के साथ अपने टाइम को स्पेंड कैसे करना है। आप हमेशा घर वालों के साथ टाइम को स्पेंड ना करने की बड़ी वजह जो है वो ये दे देते हैं कि मैं काम में बिजी हूं, मैं कारोबार में बिजी हूं, मैं जॉब में बिजी हूं। लेकिन यू कांट यू सी कि मैं कितना कमा रहा हूं, और वो कमा इस वजह से रहा हूं, आप लोगों के लिए कमा रहा हूं, आपको वक्त नहीं दे पा रहा हूं, तो उसको कॉम्प्रोमाइज करो। तो समथिंग हैज टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, या आपका वक्त कॉम्प्रोमाइज होता है अपने बच्चों के साथ, या फिर आपका काम का कॉम्प्रोमाइज होता है। तो आपको दोनों चीजों के अंदर बैलेंस किस तरह से रखना है, सीरत नबी को देखते हुए। जो आने वाली नस्ल है, हमारी जो आने वाली यूथ है, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, उनको एतमाद नहीं है, उनको यकीन नहीं है, उनको भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द बेस्ट रोल मॉडल। नो वन डिजर्व टू बी फॉलोड मोर, कोई इतना डिजर्व नहीं करता जितना उनको डिजर्व हम करते हैं फॉलो करना।
तो मुझे लगता है कि लूप होल्स कहां, लूप होल्स यहां पर हैं कि लोगों के अंदर आगाही नहीं, अवेयरनेस नहीं है। क्या क्वालिटी टाइम उन्होंने अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड किया, उसके साथ साथ उन्होंने अपने तदरीसी मामलात के ऊपर और दीनी मामलात के ऊपर, और इतनी हैवी जिम्मेदारी जो अल्लाह ताला ने उनको एक दी थी वो भी उन्होंने निभाई है, साथ में फैमिली को टाइम भी दिया। क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, मेरा ख्याल है हमारा आखिरी सेगमेंट चल रहा है ये, इसमें हम वाइंड अप भी करेंगे ताकि मैं इसका कंक्लूजन भी कुछ दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत के पहलुओं को जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, आप जरा ना थोड़ा सा हमारे गांव में ऐसा था, अभी भी शायद होता हो, काफी अरसा हो गया मैं गया नहीं, वहां पे शाम के वक्त लोग अपने काम काज से फ्री होकर बैठ जाते थे, चारपाइयां लगी हुई हैं तो वो गपशप कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ के वो अपने खेतों में चले जाते हैं। अच्छा, आप देखिए कि अब ये माहौल चेंज होता जा रहा है, हमारे घरों के अंदर आपस में गुफ्तगू करना और गपशप करना वो कम होता जा रहा है, हमारे घरों में मरीज बढ़ते जा रहे हैं, मर्ज बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, मैं ये कहता हूं अमूमी तौर पर, बल्कि कल एक कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल, उसमें भी मैंने ये एक पॉइंट रेज किया कि आपकी औलाद बेहतरीन टॉनिक है वालिदैन के लिए। देखिए ना, आप जब माँ बीमार हुई है, बाप बीमार हुआ है, आपने कितना टाइम निकाला, आप उसको लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास, फिर वक्त गुजार रहे हैं, फीसिस दे रहे हैं। इससे कहीं ज्यादा आसान है आप घर में जाएं, ये जो अभी आपने यूं करके इशारा किया ना मोबाइल का, काइंडली आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दें, थोड़ी देर के लिए रखें, और सिर्फ अपने वालिदैन से आप ये कहें कि मैं सिर्फ आपसे बातें करना चाहता हूं, अपने दिल की बातें उनसे करें, उनके दिल की बातें वो सुने, आप दोनों ही तंदुरुस्त होंगे। आप देखिए कि ये मादियत प्रस्ती का दौर है, सारे भाग दौड़ में लगे हुए हैं, मान लो दौलत होना कोई बात नहीं, इस्लाम कसबे मुआश और हलाल तरीके से कमाने को कभी बुरा नहीं कहता, लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला तो ऐसी इबादात को भी कबूल नहीं फरमाता जहां पे हकूकुल इबाद गसब हो रहे हों, चे जाए कि आप माल इकट्ठा कर रहे हैं, जो गाफिल कर रहा है आपको अपनी उन जिम्मेदारियों से जो सीरत तैयबा से हमें मिली हैं। ये जो अभी आपने बिल्कुल इब्तदा में कहा ना, एजुकेट करने की जरूरत है। हाउ डू वी एजुकेट आवर फैमिलीज, आवर न्यू जनरेशन, उसको दो तरीके से एजुकेट करना जरूरी है। एक ये है कि वो आपको देखेंगे, आपको फॉलो करेंगे, दूसरा आप अपने आप को सीरत में ढालें, क्योंकि जब तक आप नहीं ढालेंगे सीरत में, आपके कैरेक्टर में इस्लाम आना चाहिए, मैं नजर आना चाहिए, कैरेक्टर में इस्लाम होगा तो लोग फॉलो करेंगे। देखिए होता क्या है, बेसिकली ये बाप ने ही तो बेटे को सिखाया है कि मोबाइल मेरे पास है और उसके पास भी आ गया। मां ने अपनी नींद के लिए, आराम के लिए, अपने काम के लिए बेटे के हाथ में मोबाइल दिया है। यानी कहा जा सकता है कि आपका कैरेक्टर बहुत बड़ी इस्लाम की दावत है। हाँ, मतलब उसने क्या किया कि उसको बिजी किया है ना, छोटे से बच्चे, दूध पीते बच्चे, उसको मोबाइल दे दिया रोने से चुप करवाने के लिए। ये कोई मेडिसिन है या ये कोई इलाज है किसी बच्चे के रोने का कि उसके हाथ में मोबाइल? अब वो बाप है, वो उसके हाथ में मोबाइल है, माँ है उसके हाथ में मोबाइल है, बच्चे हैं उनके हाथ में मोबाइल है, एक रूम में पूरी फैमिली बैठी है, लेकिन सारे ही अलग अलग जहान में बैठे हुए हैं। कितनी तकलीफदेह बात है, सैड लाइफ इसकी। ये है वो वक्त जिस वक्त आप बैठे हैं, अफसोस। लेकिन फ्यूचर में उसके जो असरात हैं वो ऐसे असरात हैं कि आप बिस्तरे मर्ग पे लेटे हुए हैं और मुमकिन है वो टिकटॉक बना रहा हो, मुमकिन है वीडियो बना रहा हो, मुमकिन है, क्योंकि वो इमोशंस खत्म हो जाते हैं ना, फिर आपके अंदर से इमोशंस वो निकल जाते हैं। फिर वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि जब इमोशंस निकल जाएंगे तो फिर हर चीज होगी वो सोशल मीडिया ही होगी, गया ना जी, आपने हर चीज को रिपोर्ट करना। सीरत तैयबा से जैसे ही हटेंगे उसमें नुकसान होगा, और सीरत तैयबा पे जैसे ही चलेंगे उसका फायदा होगा। अब इसको एजुकेट, एक तरीका ये है, आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें, अपने काम के मामूलात को चेंज करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करें, दिन के वक्त काम करें, रात को आराम करें। ये हमें कुरान ने भी कहा है, दीन ने भी कहा है, हम बिल्कुल अपोजिट हो गए। सेकंड, आप इसको अपने बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ मुंसलिक करें। अभी तो हमारे पास बड़े, ये जिस डिवाइस को मिसयूज कर रहे हैं इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से जो पहलू हैं उनको उजागर करें। आप अपने घर में थोड़ा सा वक्त निकालें,
कोई सी भी सीरत की किताब ले लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहलू 5 से 10 मिनट रोजाना अपने बच्चों को बताएं। एक तो आपको खुद पता चलेगा, दूसरा आपकी जुबान से आपके बच्चों को जब पता चलेगा तो इसमें बहुत फायदा होगा। आपने बात की कि ये जो घर वालों के साथ टाइम को स्पेंड करना है, लोगों के साथ बैठना है, अपने वालिदैन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अहले खाना के साथ, ये एक मेडिसिन का काम करती है, जिसमें आपको किसी भी, यही इंप्लीमेंट होता है आपके लॉ के ऊपर भी। आपके सॉलिडरी कन्फाइनमेंट कहा जाता है, एक ऐसी टर्म है क्योंकि आप यूके में टाइम गुजार के आए, वहां पर ये बहुत ज्यादा टर्म यूज होती है लॉ में, और ये कहा जाता है कि एक ऐसे कैदी को, कैदी के ऊपर कैद एक और देनी हो, उसको मजीद सजा देनी हो, यानी उसने कोई ऐसा कैद के अंदर जुर्म किया जिसके ऊपर उसको सजा पे सजा देनी है, तो उसको एक काल कोठरी के अंदर डाल दिया जाता है 10-15 दिन के अंदर। अकेलापन कितनी बड़ी सजा है उसमें। इंसान, यू डोंट हैव टू कम्युनिकेट विद एनीवन, आप किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे, आप किसी से बात नहीं कर सकेंगे, गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, हम कलाम नहीं हो सकेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से आप, यू विल बी डेड। मैं अगर इसको यूं कहूं ना कि हम आजाद कैदी हैं तो ये दुरुस्त होगा। हम आजाद हैं लेकिन कैद में हैं, और इस कैद से निकलेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ। कमरों का नाम, या आप देखिए ना, सोसाइटी किस चीज का नाम है? सोसाइटी का एक अहम तरीन पार्ट घर है। घर के अंदर रहने वाले अफराद हैं, ये खानदान मिलते हैं तो फिर जाके एक सोसाइटी बनती है। अब उस सोसाइटी का सिर्फ एक घर नहीं ना, मसला तो ये हुआ कि हर घर मुतासिर हुआ। आज भी देखिए वो लोग जो कामयाब तरीन लोग हैं, किसी भी शोबे में कामयाब हैं, अमूमी तौर पर मैं इंतहाई कामयाब लोगों की बात कर रहा हूं, उनके लाइफस्टाइल में ये चीज मौजूद है कि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, और वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है अपनी फैमिली के साथ दिखाई देते हैं, और फिर वो आपको बताते हुए नजर आएंगे कि मेरी इस कामयाबी में मेरी वालिदा ने बहुत मुआवनत की है, मेरे भाइयों ने, मेरे फलां ने। क्यों? इसलिए कि वो उनके साथ अटैच और उनके साथ वक्त। ठीक है, फैमिली के साथ टाइम गुजारना कितना जरूरी है, और इसको अगर पूरे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए, इनटू द सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक जी। सिटी अटेंड में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सीरत नबी के हवाले से अपने, और सीरत नबी के अंदर भी एक पहलू है जो मैं बार बार बता रहा हूं कि अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारना कितना जरूरी है, और आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर ये क्यों लैक कर रहा है। क्यों हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर अब जो है लोग अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को, अपने बीवी बच्चों को जो है वक्त नहीं दे पाते हैं, और उसकी जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि हम कमाई कर रहे हैं, उस वजह से हमारे पास आपके लिए वक्त नहीं है, हम आपको पैसे दे सकते हैं, वक्त नहीं दे सकते। तो पीरजा अहमद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीर साहब, आजकल कंटेंट क्रिएटर्स भी हमारे बड़े इस नाम पर आते हैं, और जितना वो फजूल कंटेंट बनाते हैं उतनी व्यूअरशिप उनको ज्यादा मिलती है। जितना जिसे आप एक सादा अल्फाज में कहते हैं बोंगियां मारी जाती हैं कंटेंट के अंदर, उतनी आपको व्यूअरशिप, लाइक्स और कमेंट्स ज्यादा मिलते हैं। इसकी क्या वजूहात आप देख रहे हैं? कितनी खूबसूरत बात आपने की और कितना अहम तरीन पहलू की तरफ मुतवज्जे किया है। मैं ऑडियंस से भी कहूँगा, और आप देखिए कि आप मेंटेलिटी समझें कि एक तो हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तरक्की याफ्ता नहीं है। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि जो बिल्कुल फजूल तरीन है ना, ऐसा शख्स जिसका हुलिया ठीक नहीं है, या जिसकी गुफ्तगू जो है वो बड़ी बेमानी सी है, ला यानी सी है और फजूल सी है, उसके व्यूवर्स जो है ना वो लाखों और करोड़ों में हैं। और आप देखिए कि इसकी वजह क्या है। बेसिकली मैं वो पॉइंट आउट करता हूं आपके सामने। वो चाह क्या रहे होते हैं, वो उसको कुछ देर सुन के तो अपने आप को फ्रेश करते हैं। आप देखेंगे एक ने, उसकी आवाज भी इतनी अच्छी नहीं है, वो वैसे ही जनाब कोई तरस सी लगा दी, सारा जहां नहीं सुनी जाता है, सारे देखी जाता है। ठीक है, बिल्कुल। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो इंतहाई फजूल तरीन और ला यानी चीजें हैं, उनको हम वक्त क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि अपने हमें वक्त नहीं दे रहे, और हम अपनों को वक्त नहीं दे रहे। अगर यही वक्त हम अपनों में गुजारें, ज़हनी तौर पे फ्रेश हैं, हम बाकायदा आप इस पर रिसर्च भी कर लें और इस पर सर्वे भी कर लें, हम उन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने लग जाएंगे जिनके साथ हम तरक्की कर जाएंगे।
हमारे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। मैं अभी फिर कंपैरिजन करता हूँ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, उन सोसाइटीज़ के साथ। उनके पास इन सारी चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं है, उनके पास ये टाइम ही नहीं है। आप देखिए एक एक छोटी छोटी चीज़ पे वो रिसर्च करते हैं और उससे वो देखते हैं कि इसमें फ़ायदा कितना है, इसमें नुकसान कितना है, ज़्यादा फ़ायदा है, कम नुकसान है। वो हर एक चीज़ को मैनेज करते हैं, रिसर्च करते हैं और वो उसको फिर आगे चलने की तरफ सोचते हैं। आपको वहाँ कोई बंदा ऐसा नहीं नज़र आएगा जो ऐसे ही बिला वजह ही फजूल अपने वक्त को ज़ाया कर रहा अच्छा, ये लोग जस्टिफिकेशन भी फिर यही देते हैं जो आप कह रहे हैं ना कि फजूल कंटेंट आपको देखने को मिलता है आजकल मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। वो जस्टिफिकेशन भी ये देते हैं कि जी लोग हमें इस वजह से देखते हैं क्योंकि लोग बेचारे बहुत बोर हो चुके हैं, उनकी जिंदगी अच्छी नहीं है, उनको माँ बाप से डांट पड़ती है, उनको स्कूल में भी डांट पड़ती है, वो बेचारे आइसोलेट हो चुके हैं, तो हम उनको एक एंटरटेनमेंट देने के लिए इस तरह का कंटेंट बनाते हैं। चलो हमारे बहाने से उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहटें आती हैं। देखिए ना, 20 मिनट का, 27 मिनट का, 23 मिनट का आप एक क्लिप ऐसा या वो सुनते हैं जिसमें वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं, आप वो 25 मिनट अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं गुजारते? वो उससे ज्यादा मुफीद होगा, वो आपको फायदा देगा। ये सिर्फ आपसे मुंसलिक है, आप कुछ देर के लिए फ्रेश हो गए, लेकिन वो जो वक्त आप स्पेंड कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर रहा है। आपके घर वालों के साथ जो आपकी अट्रैक्शन है, वो अटैचमेंट है, उस पर जो आपकी अहमियत है वो उनको पता चल रही है। मैं ये समझता हूं कि हम कई मरतबा गैर इरादी तौर पर अपने आप को गैर अहम कर रहे होते हैं तवज्जो ना देकर। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मुझे ये बता दीजिएगा कि सीरत नबी के हवाले से अगर बात करें तवज्जो की, जिस तरह से आपने बताया, कितना बैलेंस्ड बताया कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम दीनी मामलात को, अपनी अल्लाह ताला की जानिब से दी गई भारी जिम्मेदारियों को भी अहसन तरीके से निभा रहे थे और इसके साथ साथ अपने घर वालों को वक्त भी देते थे, और जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को बैलेंस किया दोनों को, हमारे माशरे के अंदर इसके अंदर जो है वो बड़ी ही कमी नजर आती है। तो ये मैं पीर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने हमें वक्त दिया अपनी मसरूफियत में से। पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीरत नबी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आप इस गुफ्तगू से जो है वो मुस्तफीद हो सके होंगे। वक्त खत्म हुआ है हमारे प्रोग्राम का। अपने होस्ट शराज भट्ट को इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।